इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने कैपिटल पुलिस को कहा है कि ये जो बलोच डेमोन्स्ट्रेटर्स जो हैं, जो कि इस्लामाबाद में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और आप इनको ये प्रोटेस्ट करने दें। और उन्होंने कहा है कि खबरदार इन प्रोटेस्ट को और इन मार्चेस को आपने रोका। ये एक हियरिंग सुन रहे थे जो प्ली जिसमें कि डाली गई थी और कहा गया था कि ये जो बलोच प्रोटेस्टर्स हैं इनको इस्लामाबाद में इनको डिटेन किया जा रहा है, पकड़ा धकड़ा जा रहा है और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम इस्लामाबाद में अथॉरिटी से पूछ सकें ये जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन्स होती हैं उसके बारे में गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है। इन्होंने अपना मार्च तुर्बत से शुरू किया था और दे वर हेडिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद प्रेस क्लब। बलोच यकजहती काउंसिल जो थी उसने ये सारा जो मोर्चा था वो निकाला था और इस्लामाबाद से मोटरवे के थ्रू जो है ये चुंगी नंबर 26 की तरफ आ रहे थे जब पुलिस ने सारी बैरिकेड्स लगाए और जितनी भी मेन आर्टरीज थी जैसे कि कश्मीर एवेन्यू वगैरह उन सबको बंद कर दिया था क्योंकि ये जाना चाहते थे शायद रेड जोन की तरफ और इनको पुलिस ने मना किया। ह्यूमन राइट्स लॉयर जो ईमान मजारी हैं वो इनको रिप्रेजेंट कर रही थी और वो उन्होंने इनकी प्ली डाली थी यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजर समी बलोच एंड अब्दुल सलाम और उन्होंने कहा जी कि ये जो इनको जो प्रोटेस्टर्स को जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है जो इन्होंने करना शुरू किया और बड़ा पीसफुल था उसके लिए जो इनको डिटेन किया तो इस्लामाबाद पुलिस को आप ऑर्डर्स दें। बहरहाल जी इनको ऑर्डर्स दिए गए और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया। उसके बाद जी पुलिस जो इस्लामाबाद की है उसको ऑर्डर्स दिए गए कि ये जितने लोग आपने डिटेन किए हैं उन सबको छोड़ दें, तो उसके बाद फिर इन सबको छोड़ा गया। पीटीआई के प्रेसिडेंट जो है चौधरी परवेज लाई, उन्होंने कहा जी कि ये जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं फरवरी 8 को इसके अंदर वो कंटेस्ट करेंगे 3 प्रोविंशियल और 3 नेशनल सीटों के ऊपर। आज प्रेस के साथ बात कर रहे थे इस्लामाबाद में और उन्होंने कहा जी कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस ना हुए तो पाकिस्तान जो है बहुत गहरी खाई में चला जाएगा और जो हमारी मुश्किलात हैं और खासतौर पर पुअर मैसेज की मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम और फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है कि हम एक साफ और शफाफ जो है इलेक्शंस यहाँ पे करवाएं। और उनसे जब पूछा गया कि आपने क्या एग्री किया था बैरिस्टर गौहर को पीटीआई का चेयर बनाने के लिए तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने इस चीज़ को एग्री किया था। ऑन द मैटर ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने कहा जी कि फील्ड ही मौजूद नहीं है तो लेवल प्लेइंग कैसे होएगा। और उन्होंने कहा जी कि ये जो लोग हैं आज मुल्क के अंदर भूखे मर रहे हैं, जो भी कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं उनकी वजह से और ख़ास तौर पे PMLN के जो लीडर्स हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, तो इसलिए अब उनको वोट देने की ज़रूरत नहीं है, नई लीडरशिप को आगे आने दें। हैं जी पायन एक गाले सही है। अच्छा जनाब 2018 का जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें भी एक ट्रांसजेंडर जो लेडी थी उसने यानी पर्सन आप कह सकते हैं उसने पार्टिसिपेट किया था और अब एक ये सेकंड जो है ट्रांसजेंडर पर्सन केपी से खैबर पख्तूनख्वा से वो अब फरवरी 8 के जो इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं उसमें हिस्सा लेने वाली हैं। ये बड़ी ही पॉपुलर हैं और ये जो थी केपी की पहली ट्रांसजेंडर आरजे थी, रेडियो जॉकी थी। तो इनका नाम है सोबिया खान और ये पेशावर से हैं। इन्होंने अपनी जो नॉमिनेशन पेपर्स जो है आज कॉन्स्टिट्यूएंसी PK 81 से डाले हैं और वो कहते हैं जी कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे रन कर रही हूं और अगर मैं विन की तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी विमेन और चिल्ड्रन जो हैं उनके केस को मैं आगे लेके जाऊंगी। खासतौर पे जो ये रॉन्ग किस्म के परसेप्शंस हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए उसको हटाने की मैं कोशिश करूंगी क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जो है उनका योगदान है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो वो कहती हैं जी कि मैं डोर टू डोर जाऊंगी और मैं लोगों को कहूंगी कि मुझे सपोर्ट दें ताकि मैं जीत के आपके मसलों के ऊपर बात कर सकूं। तो जनाब तब्दीली आ गई है, आ गई, हाँ जी आ गई है तब्दीली। हाँ जी अच्छा जनाब कल हमने आपको पूरी डिटेल्ड वही जो इंटरव्यू दिया था ट्रूडो साहब ने जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि बड़ा टोनल चेंज आया है इंडिया के स्टैंस में जब से कि अमेरिका ने उनको बताया कि आपकी जो गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स हैं इन्वॉल्व हैं फॉरेन सॉइल के ऊपर लोगों को मारने के लिए। उसके ऊपर आज इंडिया ने बहुत ज्यादा रिएक्शन शो किया है। इसके ऊपर बात करते हुए मियां के जो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने कहा जी हमारा स्टांस जो जहां तक है वो बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर है। हमारा कोर इशू ये है कि हमने कनाडा से कई बार पूछा है कि आप ये टेररिस्ट और एंटी इंडिया एलिमेंट्स और सेपरेटिस्ट जो हैं उनको आपने इतनी खुली स्पेस क्यों दी हुई है कि वो मिस यूज कर रहे हैं आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आपके कंट्री में। ये सब लोग जो हैं वांटेड हैं यहाँ पे, चाहे गुरप्रताप सिंह पन्नू है चाहे कि कोई दूसरा है निज्जर है, ये सब वांटेड लोग हैं। तो इनको आपने इतनी खुली छुट्टी क्यों दी हुई है। और उन्होंने कहा जी कि
अगर ये लग रहा है ट्रूडो साहब को कि बड़ा टोनल चेंज है, कोई टोनल चेंज और कोई शिफ्ट नहीं है हमारे जो उसके स्टैंस के अंदर। हमारी जो पोजीशन है अभी भी कंसिस्टेंस है में है, उस कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, और हम कॉन्स्टेंटली कनाडा को कह रहे हैं कि इन एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लें। इससे पहले जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने भी कहा था कि हम कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कनाडा को कि इनके खिलाफ क्रैक डाउन करें, लेकिन जो हमें यूएस ने एविडेंस दी है उसके ऊपर तो हम काम करेंगे, लेकिन जो एलिगेशंस कनाडा ने हमारे ऊपर लगाए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, वो सिर्फ एलिगेशंस हैं, और इसलिए उसको कनाडा को इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। हैं जी पायन सही है, सही खली वली उन्होंने कह दिया, उन्होंने कनाडा को कहा खली वली। अल्लाह हाफिज़ जी। हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? हैं तुम कौन? मैं खामखा हैं जी। जो रास्ता पढ़ो। तो वो जनाब बड़ी बातें सुनाई हैं आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कनाडा को। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर जो इंडिया अलायंस है उसके मेंबर्स ने आज निकाला मोर्चा, और ये इन्होंने शुरू किया मार्च पार्लियामेंट से लेके विजय चौक तक, ये दिल्ली के अंदर गए, और इसलिए क्योंकि आपको हमने बताया ही था, बड़े दिनों से हम बता रहे हैं, 146 जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको सस्पेंड किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने यूनियन मिनिस्टर अमित शाह साहब से पूछा था कि ये जो ब्रीच हुई थी सिक्योरिटी की पार्लियामेंट में, कि जिसमें 6 बच्चे जंप करके आगे थे और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना चाहते थे, और फिर उन्होंने येलो धुआं छोड़ा था, तो ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ। तो इसके ऊपर आज बात करते हुए सबसे पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो चाहती ही नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो फंक्शन करे, या डेमोक्रेसी जो है यहां पे चले, या डेमोक्रेटिक तरीके से यहां पे बातचीत की जा सके। हम जो है इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोगों के, और हमारा फर्ज है कि लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो पार्लियामेंट में बयान करें। अगर हम पार्लियामेंट में नहीं बात कर सकते तो फिर हम कहां जाके बात करेंगे। और अब तक जो है ये जो 6 लोग हैं इनके खिलाफ तो अंडर जो यूएपी है, जिसको के कहा जाता है हिंदुस्तान में बड़ा ही ड्रैकोनियन लॉ है क्योंकि ये एंटी टेररिज्म के होता है, तो इनके ऊपर अगर एंटी टेररिज्म के केसेस जो हैं वो टेररिज्म के केसेस जो हैं अंडर यूएपीए लगाए गए हैं, तो फिर ये जो बीजेपी के एमपी हैं प्रताप सिम्बा, जिन्होंने कि इनको पैसेज दिए थे, उसके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। खड़गे साहब ने कहा जी कि हमने तो रिपीटेडली शाह साहब से और मोदी जी से कहा कि वो हाउस के अंदर आप जो है अपनी वजाहत दें और हमें बताएं, लेकिन उन्होंने कोई भी हमें वजाहत नहीं दी है। टीएमसी के एमपी कल्याण बैनर्जी, उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने मिमिक्री की थी वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के चेयरमैन है जगदीप धांडकर, और बड़ा उनका मजाक उड़ाया था, तो उसके ऊपर जब खड़गे साहब से पूछा गया कि आपके जो इंडिया ऑपोजिशन के लोग हैं ये तो अब इतने सीनियर लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्होंने कहा जी उन्होंने कोई मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि जो धांडकर साहब थे उन्होंने कैस्टिज्म जो है वो उसका जो है वो इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट के अंदर अपना जो है विक्टिम कार्ड प्ले किया है, क्योंकि धानकर साहब ने कहा था कि ये जो मुझे इंसल्ट किया गया सिर्फ इसलिए किया गया कि मैं जाट हूं। तो उन्होंने कहा जी कि डेमोक्रेसी के अंदर हम किसी को ऊंचा लंबा गोरा नीला पीला किसी का हम कोई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फर्क नहीं करता, तो उन्होंने कैस्टिज्म करने की कोशिश की है। इसके अलावा झारखंड की मुक्ति मोर्चा की जो एमपी है महुआ माझी, उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का ब्रीच जो था उसका हमने एक क्वेश्चन उठाया था और ऑपोजिशन का फर्ज है कि वो गवर्नमेंट से पूछे, तो शाह साहब से जब हमने पूछा तो उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया। हमारा काम है सवाल करना और सवाल का जवाब देना गवर्नमेंट का काम है। ये दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। 800 एमपीज जो हैं वो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और पार्लियामेंट में बैठते हैं, और अगर ये इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच हो और गवर्नमेंट से पूछा जाए तो उसको जवाब देना बनता है। आरजेडी के एमपी मनोज कुमार झा ने कहा जी कि हम मणिपुर में जो आग लगी हुई है और जो वहां पे जो कुछ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जो 2 ट्राइब्स के बीच में लड़ाई चल रही है, उसके ऊपर हम क्या बात कर सकते हैं, जबकि हमारी अपनी खुद की पार्लियामेंट बिल्डिंग ही सिक्योर नहीं है। और अब जी ऑपोजिशन ने आज कहा है कि कल यानी कि फ्राइडे के दिन वो जंतर मंतर के ऊपर जो है अपना प्रोटेस्ट होल्ड करेंगे। ते मतलब इंडिया के विच भी भड़की हुई है चीजें हैं, काफी हंगामे हैं पैन, कोई मजाक नहीं है डेमोक्रेसी चलाना। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਪੈਨ, मतलब व्हाट इज दिस
जो है ये। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर एक और भी बहुत बड़ा कंसर्न आ गया और वो ये है कि कोविड-19 बेतहाशा तेजी से फैल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। इंडियन हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने अब वार्निंग दी है कि JN.1 सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन डिटेक्ट किया गया है। बेशुमार जो स्टेट्स हैं इंडिया की, तो पाइयो जो इंडिया जा रहे हो जरा होश से जाओ। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोविड-19 टास्क फोर्स जो है उसने कहा जी कि 30% ऑफ पेशेंट्स जिनको के लग रहा था कि इन्फ्लुएंजा लाइक या कि फ्लू लाइक कोई इलनेस है, जब उनका टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव निकले। और उन्होंने कहा जी कि ये आप इसको हल्का ना लें अगर आपको जुकाम हो जाता है, क्योंकि ये जो है जुकाम इनफैक्ट अगर कोविड हो तो फिर इट कैन लीड टू हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, मेंटल हेल्थ। WHO ने भी ये कहा था कि वैसे तो वैक्सीन जो है आपको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोगों को वैक्सीन जिनको है भी लगी हुई उनको भी जो है ये कोविड होता जा रहा है। ये जो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ये कोची, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, यूपी, नोएडा और केरला में फैल रहे हैं। खासतौर पे केरला में 1324 एक्टिव केसेस जो हैं देखे गए हैं इस वक्त। जो है मुल्क सारे के अंदर से जो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो पहले जो ये नंबर था 594 था, जो कि अब बढ़ के 1324 है। और भी अभी जो डिटेक्शंस हैं वो जारी रखी हुई हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की बहुत सारी स्टेट्स में अब कहा गया है कि मास्क जो है आपको पहनना पड़ेगा। है मजिद भाई? अच्छा जनाब, आज जो है शाहरुख खान की फिल्म डंकी जो है वो रिलीज हो गई है, जिसको कि बनाया है राजकुमार हिरानी ने, और इसके आज बहुत से अच्छे रिव्यूज आए हैं। हिरानी साहब ने 5 साल के बाद अब ये फिल्म बनाई है। इनकी जो 5 साल पहले फिल्म आई थी वो भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, संजय खान के ऊपर थी, संजू, और उसके अंदर रणवीर सिंह आपको नजर आए थे। तो वो कहते हैं जी कि डंकी जो है इट इज फुल ऑफ लव, इट हैज हार्ट ब्रेक्स, लाफ्टर, टीयर्स, होप, फेलियर, और म्यूजिक जो है फिल्म का बेतहाशा अच्छा है। इट्स नॉट जस्ट अ लव स्टोरी वेयर अ बॉय मीट्स गर्ल, बल्कि ये जो एक इलीगल इमिग्रेंट जो माइग्रेशन जो है इंडिया से, जो कि बड़ी खतरनाक रूट्स लेके बाहर की दुनिया में जाते हैं अच्छी जिंदगी के लिए, उसके ऊपर है, जिसमें कि बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। अलबत्ता ये फिल्म जो है इसका जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो सोचा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिर्फ 30 करोड़ जो होगा। पहले दिन की कमाई 30 करोड़ होगी ओपनिंग डे की, जो कि लोएस्ट है इस साल शाहरुख खान की दूसरी फिल्मों से। पठान जो थी उसने ओपनिंग डे के ऊपर 57 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था, और जवान ने 89.5 करोड़ का बिजनेस किया था बस ओनली। हाँ जी। और जनाब जो लेटेस्ट एक एपिसोड आई है कॉफी विद करण सीजन 8, इसके के अंदर करण जौहर ने अजय देवगन और फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को जो है इसमें बुलाया हुआ था। और अजय देवगन जो है वो उनसे ये सवाल जब कर रहे थे करण जौहर, और उन्होंने उनसे पूछा जी कि लोग कहते हैं कि कुछ लोग जो कि फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं बड़े वो प्रिविलेज्ड होते हैं और उनको बड़ा जो है मौके मिलते रहते हैं। उसके अजय देवगन ने कहा कि नहीं, यहाँ पे हर किसी को बहुत ज्यादा, उसने इंग्लिश में कहते हुए बात करते हुए कहा कि वी हैव टू वर्क वेरी 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 हार्ड टू रीच हियर वेयर वी आर। और बहुत सारे लोगों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है इस जर्नी के अंदर। उसने अपने और रोहित की एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारे बाप जो थे मुंबई के अंदर आए थे और उन्होंने सोचा था कि अगर कोई प्रोजेक्ट चला तो चला, और जब वो नहीं चलता था तो 6-6 महीने तक वो प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाते रहते थे कि उनको काम मिला जाए। इसके अंदर जो हमारी पहली जनरेशन थी उसके 30 से 40 साल गुजर गए। अलबत्ता ये स्ट्रगल हमारी भी जो जनरेशन है उसमें कॉन्स्टेंटली जो है वो कंटिन्यू हमने की हुई है, और हमको भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। वो कहते हैं जी लोगों को पता शायद नहीं है कि मेरे दोनों एंकल्स जो हैं वो टूट गए हैं काम कर करके, और लोगों को जो है हमारा हार्ड वर्क नजर नहीं आता है। रोहित जो था उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा जी ये जब आया था असिस्टेंट फिल्म मेकर बनने के लिए तो इसके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। तो ये कह देना कि कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए इजी है, किसी के लिए इस इंडस्ट्री में इजी नहीं है। और जनाब आज गोविंदा साहब, जिसको कि बिल्कुल बॉलीवुड भूल चुकी है, 60 इयर्स के हुए, लेकिन आज बहुत ही प्यारी तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पे नजर आई। उन्होंने अपनी बर्थडे मनाई अपनी फैमिली के साथ, बीवी और बच्चों के साथ। काले रंग का उन्होंने टी शर्ट और जैकेट पहना हुआ था और ब्लू ट्राउजर्स लगाया हुआ था, और उन्होंने जो है अपनी वाइफ सुनीता और बच्चे जो हैं टीना एंड यशवर्धन, उनके साथ जो है वो देखे गए। ये पैदा हुए थे December 21, 1963 को। इनका पूरा नाम है गोविंदा अरुण आहूजा
आहूजा, और इनको प्यार से चीची भी कहा जाता है। और इनके दोनों ही पेरेंट्स अरुण कुमार आहूजा और निर्मला देवी दोनों ही एक्टर्स थे। इनके वालिद साहब जो थे बहुत एक्टिव थे बॉलीवुड के अंदर 1940s और 50s के अंदर, और तकरीबन उन्होंने 20 फिल्मों में काम किया था। गोविंदा ने अपना बॉलीवुड का डेब्यू 1986 में बनाया था इल्जाम से, और उन्होंने फिर ओवर द ईयर्स 140 फिल्म्स में काम किया, लेकिन अब तो बेचारे को बिल्कुल ही साइडलाइन किया हुआ है। इन जैसा कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी कोई नहीं करता था, पर पता नहीं क्या वो अंदर की छप्पर की क्या स्टोरी है हमको मालूम नहीं है जी। अच्छा जनाब, पीसीबी जो है वो अब जो T20 सीरीज होने वाली है न्यूजीलैंड के अंदर, उसमें शायद ये जो ओपनिंग पेयर था जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का, इसको शायद चेंज कर सकते हैं, ये कहते हुए कि हम यंगस्टर्स को थोड़ा जो है वो आगे लाना चाहते हैं। इसलिए चांस दिया जा सकता है साइम अयूब को कि वो ओपन करेगा बाबर के साथ या रिजवान के साथ। तो अगर बाबर ने साइम के साथ ओपन किया तो फिर रिजवान 1 डाउन प्ले करेगा, अगर रिजवान ने ओपन किया साइम के साथ तो फिर बाबर नंबर 3 पे आएगा। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि हम चाहते हैं कि फखर जमान नंबर 4 पे खेले, इफ्तिखार नंबर 5 पे, आजम खान 6 पे, और रिजवान जो है वो हम चाहते हैं फील्डिंग करे, और आजम खान जो है हम चाहते हैं विकेट कीपिंग करे। तो ये कुछ आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट आजम खान, लेकिन वो इतना मोटा है, वो भाग शाग नहीं सकेगा ना, तो ठीक है विकेट ही कर सकता है। ये खड़े खड़े वो छक्के मारता है, दैट्स व्हाट यू नीड। ओके और जनाब वही हुआ जिसका था डर, बेचारा उस्मान ख्वाजा, उसको पहले कहा जी कि तुम्हारे बूट जिसके के ऊपर लिखा हुआ है ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम इज ह्यूमन राइट्स एंड ऑल लाइव्स आर इक्वल, वो तुम जूता नहीं पहन सकते हो, तो वो फिर काली पट्टी लगा के आगे थे। आईसीसी ने आज उनको रेप्रिमांड किया है, यानी कि उनको डांटा है। उन्होंने कहा ये तुम्हारा पहला ऑफेंस था जो कि आईसीसी के रूल्स के अगेंस्ट था, तो इसलिए हम तुमको डांट रहे हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए हम मारेंगे, हाँ चांटे मारेंगे, एक्शन लेंगे, क्योंकि किसी किस्म का पॉलिटिकल मैसेज, पायन काली पट्टी बांधी है, उसमें पॉलिटिकल मैसेज क्या है? पॉलिटिकल मैसेज तो कोई आया नहीं। बहरहाल वो कहते हैं जी कि आप अपने जो ड्रेस के ऊपर किसी किस्म का और इक्विपमेंट के ऊपर किसी किस्म की कोई चीज अपनी तरफ से इनोवेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ आईसीसी रूल्स है। और आईसीसी से ना तो आपने पहले अप्रूवल लिया था, ना आपने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से अप्रूवल लिया था ये काली पट्टी बांधने के लिए। इससे पहले भी इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली जो हैं उनको आईसीसी ने 2014 में बैन कर दिया था, क्योंकि वो रिस्ट बैंड्स पहन कर आए थे जिसके ऊपर स्लोगन लिखे हुए थे सेव गाजा फ्री पैलेस्टाइन। आईसीसी कहता है जी कि हम बिल्कुल इजाजत नहीं देते हैं किसी को भी इस तरह की बात करने के लिए, लेकिन आईसीसी ने अपने रूल्स बेंड किए थे जब उन्होंने प्लेयर्स को इजाजत दी थी दैट दे कुड टेक नी इन इंटरनेशनल मैचेस इन सपोर्ट ऑफ ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, जब ये चली थी 2020 और 2021 में। और अब पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट जो है दिसंबर 26 से शुरू होएगा। अब देखेंगे उस्मान ख्वाजा जो है बेचारे उसमें क्या करते हैं, या तो इनको बिल्कुल ही बैन कर देंगे मुइन की तरह, या फिर अब देखेंगे क्या करेंगे। और जनाब बीबीसी की ये रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने डिक्लेयर किया है कि यूईएफए और फीफा जो हैं इन्होंने अब्यूज किया है अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन है, जिसमें कि इन्होंने छोटे छोटे जो क्लब्स हैं उनको मना किया है कि ये बिल्कुल यूरोपियन सुपर लीग के अंदर एंटर नहीं हो सकते, और ये जो इन्होंने काम किया है ये बिल्कुल एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू लॉ इलीगल है। ये लॉ सूट जो है ये फाइल किया था ईएसएल ने, और उन्होंने कहा था जी कि ये जो इनका थ्रेट है इसकी वजह से जो छोटे क्लब हैं वो फ्लरिश नहीं कर सकते, तो इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं। और इन्होंने हमें कहा था कि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोग जो है किसी भी लीग को फिर के भी मैचेस नहीं ज्वाइन कर सकोगे, तो ऐसे करके। तो ये आज यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये कंपटीशन लॉज को वायलेट करती है चीज, और लेकिन उन्होंने ये भी अभी तक नहीं कहा है कि जो ब्रेक अवे लीग्स हैं उनको भी हम अप्रूव कर रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में हौले हौले ये सारी चीजें जो हैं खुलेगी। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। साक्षी मलिक जो हिंदुस्तान की बहुत ही एस किस्म की रेसलर हैं, जिनको के बड़ा मैन हैंडल किया गया, फिर वो जो हैं क्योंकि उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट के जो अलेज्ड एलिगेशंस लगाए थे ब्रिज भूषण शरण सिंह के ऊपर, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, और उनको पुलिस ने जो है वो भी बड़ा मैन हैंडल किया। फिर ये एक प्रोटेस्ट पे बैठी, इन्होंने आज अनाउंस किया जी कि मैं रेसलिंग से बिल्कुल ही रिटायरमेंट ले रही हूं। उसकी वजह ये
ये है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अब नए इलेक्शंस आए हैं, इसके अंदर जो ब्रिज भूषण के बहुत ही क्लोज फ्रेंड और इनके बिजनेस पार्टनर जो है उनको इलेक्ट किया गया है अब प्रेसिडेंट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए इनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने अपने जूते जो हैं टेबल के ऊपर रखे हुए थे एज अ प्रोटेस्ट, और उन्होंने कहा जी कि हम एक फीमेल प्रेसिडेंट चाहते थे, लेकिन चूंकि ये नहीं हुआ और ऐसे लोग जो कि ब्रिज भूषण के करीब हैं, अगर वो आएंगे तो वो भी वैसे होंगे इन एन एज अ रिजल्ट जो है मैं छोड़ रही हूं। साक्षी मलिक जो है उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था रेसलिंग के अंदर। शी वाज बोर्न ऑन सितंबर 3, 1992, और इनको बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिली थी जब इन्होंने 2016 में ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में लिया था रियो ओलंपिक्स के ऊपर, और फिर इन्होंने डिफीट किया था एशियन चैंपियन असियुलू तेनबिकोवा को ग्रिकिस्तान में 8-5 से, और 12 साल की थी जब इन्होंने रेसलिंग शुरू की थी, और फिर होते होते इन्होंने बहुत सारे जो हैं चीज़ें, बहुत सारे टाइटल्स विन किए। 2010 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और कहा जाता था कि ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो पोटेंशियल है इनके अंदर, तो आने वाले दिनों में भी ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स जीतेंगी। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं अपना खून पसीना मैं देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ इस गेम के लिए, लेकिन अगर उसको सराहा नहीं जाएगा तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। ठीक है पायन? हो गया जी, हो गया जी, बस बहुत शॉर्ट न्यूज़ है बिकॉज इट इज 5:30 ऑलरेडी। आपकी न्यूज़ बड़ी शॉर्ट हो गई है। अच्छा जी, हाँ जी, नहीं, अब जरा कैसा करें इसको घंटे के लिए घंटे के लिए हम करते हैं गैर नियमों में। थैंक यू मनीष भाई, I'll see you inshallah tomorrow. Really appreciate it and